नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी दहाड़ बैच आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसमें आपसे वादा किया है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सारा सिलेबस जो जीएस वाला जो सेक्शन है उस सारे सेक्शंस को हम लोग कंप्लीट भी करेंगे और साथ में प्रयास करेंगे कि हम लोग उसके ऊपर लाइव सेशंस भी लेकर के आएँ, जिसमें क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला जो है वो आपको लगातार मिलती रहे, जिससे पीईटी के एग्ज़ामिनेशन में मेरे प्यारे बच्चों आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आवे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। पिछले सेशन में, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था हर्षवर्धन के बारे में। तो जब हर्षवर्धन की आप बात करते हो तो हर्षवर्धन के बाद कोई उत्तराधिकारी हर्षवर्धन का नहीं था। नतीजा क्या कि उसके बाद एक नया शासनकाल आता है जिसको हम लोग जानते हैं राजपूत काल के नाम से। तो जब अगर बात किया जाएगा तो हम लोग राजपूत काल के बारे में अब डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही बोला जाएगा राजपूत काल तो आप समझ जाइएगा कि हम बात कर रहे हैं कब की। तो हम बात कर रहे हैं पूर्व मध्य काल की, कि पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से पहले का जो समय था। तो मध्यकाल से पहले का जो समय था वह पूर्व मध्यकाल का समय था। मध्यकाल से पहले का जो समय था वह किस काल के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है राजपूत काल के नाम से। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चलते हैं और आज हम लोग बात करेंगे राजपूत काल के जितने भी मुख्य वंश थे उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, और साथ साथ में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से शासक किस किस वंश में प्रसिद्ध रहे उनके बारे में, और साथ में ही हम लोग बात करेंगे सारी विशेषताओं और सारे संघर्षों के बारे में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह हम लोग पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत जो दिए गए हैं वह क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो जब आप राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात करते हो तो दो विचारधाराएं निकल कर के आती हैं। एक विचारधारा है जिसको हम लोग कहते हैं देशी विचारधारा, और एक विचारधारा है जिसको हम लोग कहते हैं विदेशी विचारधारा। देशी विचारधारा को एक और मत दिया जा सकता है नाम, जिसको हम लोग कहते हैं कि यह एक धार्मिक विचारधारा है। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि इस धार्मिक विचारधारा का भी कुछ ना कुछ सोर्स तो ऐसा होगा, कोई ना कोई स्रोत तो ऐसा होगा जिसको मानना हमको पड़ता है। तो इसलिए इस विचारधारा का भी महत्व उतना ही है राजपूतों की उत्पत्ति से, और साथ में सिलेबस के अंदर क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इसलिए धार्मिक विचारधारा पर भी हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं धार्मिक विचारधारा क्या कहती है। तो धार्मिक विचारधारा कहती है कि हमारे यहाँ पर एक पुरातन काल में महर्षि हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे कहाँ पर? तो यज्ञ कर रहे थे माउंट आबू पर। कहाँ कर रहे थे? तो माउंट आबू पर महर्षि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे, और बार बार राक्षस जो हैं उनके यज्ञ में व्यवधान डाल रहे थे। जितने भी राक्षस थे उस समय उनके यज्ञ में व्यवधान डाल रहे थे। अब कहा गया कि इस यज्ञ के व्यवधान में राक्षसों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए क्या किया जाए। तो महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ की अग्नि से, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा कि किस विचारधारा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र किस विचारधारा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। तो यही विचारधारा, जो धार्मिक विचारधारा है, केवल यही मानती है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वह हुई है किससे? तो वह हुई है यज्ञ से, यज्ञ की अग्नि से। जरा देखा जाए तो महर्षि वशिष्ठ ने अपने यज्ञ को बचाने के लिए 4 प्रकार के राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि के ज्वाला से हुई, यज्ञ के ज्वाला से की। कौन कौन से 4 थे वो? तो पहला नाम आता है प्रतिहार वंश या प्रतिहार राजपूत। दूसरा नाम आता है परमार राजपूत। तीसरा नाम आता है सोलंकी राजपूत। और चौथा नाम आता है चौहान राजपूत।
यानी यह जो मुख्य राजपूत है, वैसे तो राजपूतों का इतिहास बहुत बड़ा है, या ये कह लें कि राजपूतों की वंशावली भी बहुत बड़ी है। तमाम संघर्षों के बाद तमाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग संघर्षों के दौरान अलग अलग उत्पत्ति भी हुई। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 4 प्रकार के राजपूतों की चर्चा धार्मिक विचारधारा में की गई। कौन कौन से? तो एक प्रतिहार राजपूत, एक परमार राजपूत, एक सोलंकी राजपूत और एक चौहान राजपूत। प्रतिहार राजपूत की अगर बात किया जाए तो इनको कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ ने इसलिए की क्योंकि यह राक्षसों को अपना आहार बनाए। यानी सबसे प्रबल राजपूत या सबसे मजबूत राजपूत माना गया किसको? प्रतिहार राजपूत को, कि जो यज्ञ में नुकसान पहुंचाने वाले राक्षसों को अपने आहार के रूप में ग्रहण करे। परमार राजपूत की बात किया जाए तो परमार राजपूत को इसलिए बनाया गया कि यह राक्षसों को मारे, यह राक्षसों को मारे। सोलंकी राजपूत कहा गया कि एक ऐसा राजपूत जो 100 लंका के बराबर के साम्राज्य को संभालने की क्षमता रखता होगा, वह सोलंकी राजपूत है। और जब यह तीनों राजपूत कमजोर पड़ने लगे तो उनका सहयोग करने के लिए एक चौथे और अंतिम राजपूत की भी उत्पत्ति की विचारधारा आती है, जो राक्षसों को हानि प्रदान करे। तो यह 4 तरीके के राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि से मानी जाती है। महर्षि वशिष्ठ के यज्ञ में माउंट आबू में अग्नि की ज्वाला से पैदा हुए राजपूत। अच्छा, अगर यह प्रश्न बन जाए कि यह धार्मिक विचारधारा कहाँ लिखी गई है, या यह धार्मिक विचारधारा को हम माने कैसे? क्या यह रामचरितमानस में डिफाइन है? क्या यह किसी जयशंकर प्रसाद की किताब में डिफाइन है, या कोई ऑथेंटिक बुक ऐसी है जहां पर ऐसा लिखा गया? तो बिल्कुल धार्मिक विचारधारा का वर्णन किया गया है। यह स्रोत जो मैंने उठाया, या धार्मिक विचारधारा का जो स्रोत है, यह स्रोत कहाँ से लिया गया? तो यह स्रोत लिया गया पृथ्वीराज रासों से। पृथ्वीराज रासों में इसका वर्णन किया, जिसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे चंद बरदाई। कौन थे? चंद बरदाई। यानी प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान, इन राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि की ज्वाला से हुई है, यज्ञ की ज्वाला से हुई है। यह स्रोत कहाँ से मिलेगा? तो यह लिखा गया, यानी कि जितनी भी कहानियाँ अब तक आपने पिछले 2-4 मिनट में सुनी मेरे मुंह से, यह सारी कहाँ से उठाई गई हैं? तो इसका स्रोत माना जाता है पृथ्वीराज रासों को। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन थे? तो चंद्रबरदाई। किसके शासनकाल में थे? तो ये आप सब लोग ने जान लिया होगा। अभी एक मूवी भी आई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, एक मूवी की भी चर्चा की गई। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरी विचारधारा जो है विदेशी विचारधारा, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लिया जाए कि विदेशी विचारधारा क्या कहती है। तो विदेशी विचारधारा राजपूतों को विदेशी बताती है। क्या बताती है? कि पहली विचारधारा कि राजपूत किस वंश से निकले, तो पहली विचारधारा कहती है कि जो हुड़ों का आक्रमण हुआ था गुप्त वंश के समकालीन, जिन हुड़ों को गाजीपुर के सैदपुर भीतरी में गुप्त वंश वालों ने बुरे तरीके से दबा दिया, वह हुड़ वंश से निकले हुए जो लड़ाके थे वही आगे चल करके क्या हुए? राजपूत हुए। तो कुछ ऐसी भी किताबें हैं जो राजपूतों को शक वंश का मानती है, यानी शकों का, एक हुड़ वंश हो गया और एक शक वंश हो गया। तो शक वंश वाले भी जो थे वह भी क्या आगे चल करके बने? तो वह भी राजपूत बने। और तीसरा एक और नाम आता है कि कुछ का ऐसा भी मानना है कि राजपूत कुषाण वंश से निकले हुए लड़ाके थे, यानी कुषाण वंश में जो लोग थे वही आगे चल करके क्या बने? तो वही आगे चल करके राजपूत बने। तो पहला नाम आया किसका? तो पहला नाम आया हुड़ वंश का। दूसरा आया किसका? तो दूसरा नाम आया शक वंश का। और तीसरा नाम आया किसका? तो तीसरा आया कुषाण वंश का। तो धार्मिक विचारधारा या देशी विचारधारा मानती है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि की ज्वाला से, यज्ञ से हुई है। लेकिन विदेशी विचारधारा मानती है, कुछ विचारधाराएं हैं जो हुड़ों का अगला मानती हैं, कुछ शकों को अगला मानती हैं, कुषाणों को अगला मानती हैं। तो यह तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा हो गई, जहाँ से भी जरूर एक आध प्रश्न उठा दिए जाते हैं। आगे चलता हूँ, इसके बारे में चर्चा किया जाए कि राजपूत काल कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई और किस तरीके से लड़ाइयाँ हुई, किस प्रकार से युद्ध हुए। क्योंकि सबसे ज़्यादा
डिस्टर्बिंग, क्योंकि बाकी जगहों पे जब आप पढ़ोगे, जब आप मध्यकाल को पढ़ते हो तो आप बात करते हो दिल्ली सल्तनत की, जब मुगल वंश भी आप पढ़ते हो तो लगभग लगभग दिल्ली की बात करते हो। लेकिन जब आप राजपूतों के इतिहास के बारे में पढ़ोगे तो राजपूतों के इतिहास में आप दिमाग में रखिएगा कि राजपूतों के इतिहास में आपको एक चीज़ दिखने को मिलेगी कि राजपूतों का साम्राज्य विस्तार बड़ा ही विच्छिन्न तरीके से हुआ था। इसलिए उनके बारे में पढ़ाते समय या उनके इतिहास को एक जगह पर ले आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यह एक बड़ा मुश्किल काम है कि आपको एक वीडियो के अंदर राजपूत काल को अगर मैं समझा पाऊँ तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से राजपूतों का शुरुआत होता है। तो ज़रा देखिए यहाँ पे कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक आप देखोगे कि पूरा का पूरा केंद्र में कौन रहा, तो केंद्र में रहा मगध। यानी आप देखोगे कि सब ने अपनी राजधानी बनाने का प्रयास किया, किसको? मगध को। लेकिन मगध के बाद जब आपने पढ़ा, पिछली वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी या पिछला सेशन आपने ध्यान से देखा होगा, तो जब अपने जीजा गृहवर्मा का साम्राज्य जब अपने पास लेता है हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री की मंजूरी के बाद, तो वह अपनी राजधानी किसको बनाता है? तो वह अपनी राजधानी बनाता है किसको? कन्नौज को। अब जब कन्नौज को राजधानी बनाता है हर्षवर्धन, तो मगध केंद्र से हट जाता है और मगध की जगह पर नई जगह केंद्र में आ जाती है। कौन सी? तो नई जगह केंद्र में आ जाती है जिसका नाम था कन्नौज। यानी अब आगे से कन्नौज और दिल्ली वाला एरिया कब डेवलप हुआ? तो इसके बाद, यानी 600 ईस्वी के बाद आप देखोगे कि कन्नौज वाला एरिया ज़्यादा चर्चा में आ गया, कन्नौज वाली बेल्ट ज़्यादा चर्चा में आ गई। अब अगर राजपूतों की बात करें, यानी ध्यान दीजिएगा कि पूर्व मध्यकाल में अब हमारी राजनीति का केंद्र या साम्राज्य का केंद्र कौन सी जगह बन रही है? तो यह बन रही है कन्नौज। कब से कब तक मगध था या पाटलिपुत्र? तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक लगभग 1000 साल तक आप देखोगे तो 1000 साल तक राजनीति के केंद्र में मगध पाटलिपुत्र रहा। लेकिन 1000 साल के बाद जब हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी का परिवर्तन पाटलिपुत्र से उठा करके कहाँ किया? कन्नौज किया। तो अब कन्नौज केंद्र में आ गया। तो कन्नौज अब केंद्र में आ गया है। अब जरा देखा जाए तो सबसे पहले राजपूत वंशों के बारे में बात किया जाए कि जो मुख्य राजपूत वंश थे उनके बारे में चर्चा किया जाए। इन सब में हमेशा लड़ाइयाँ भी होती रही। ये भी ध्यान दीजिएगा कि राजपूत वंशों में लड़ाइयाँ भी खूब जम करके हुई। पहला वंश अगर देखेंगे तो राजपूत वंश में एक वंश माना जाता है पाल वंश। पाल वंश कहाँ से कहाँ तक उत्पत्ति थी या कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र था वह था किसके पास? तो वह था पाल वंश के पास। वह था आपका बंगाल और बिहार। दूसरी अगर बात किया जाए तो दूसरा एक वंश माना जाता है जो था आपका गुर्जर प्रतिहार। कौन था? तो दूसरा वंश था गुर्जर प्रतिहार वंश। तो जब गुर्जर प्रतिहार वंश की आप बात करेंगे तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो क्षेत्र था वह था आपका गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र। गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र। तीसरा जो वंश था, तीसरा था आपका राष्ट्रकूट। तीसरा वंश जो था वह राष्ट्रकूट वंश था। अब पूरे दक्षिण भारत के ऊपर यह शासन कर रहा था। और अगर बात किया जाए एक और वंश की, तो एक और वंश आता है आपका, तो वह है आपका आयुध वंश। आयुध वंश शासन कर रहा है किस पर? तो यह शासन कर रहा है वर्तमान कन्नौज पर। और इन तीनों वंशों को अगर मिलाया जाए, कौन कौन से? पाल वंश को, गुर्जर प्रतिहार को, राष्ट्रकूट को, तो इन तीनों में एक संघर्ष होता है जिसको राजपूत काल के इतिहास में बोला गया त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या बोला गया? त्रिपक्षीय संघर्ष।
रीजन क्या है जरा देखिए आप कि यहाँ पर अगर यह हम भारत का नक्शा अगर मान लें, तो यदि आप भारत का नक्शा मान लोगे तो पाल वंश कहाँ है, तो पाल वंश इस वाले एरिया में है, बंगाल और बिहार। दूसरा गुर्जर प्रतिहार कहाँ है, तो गुर्जर प्रतिहार इस वाले एरिया में है। तीसरा कौन है, दक्षिण की तरफ जब जाएंगे तो दक्षिण की तरफ कौन है, तो है आपका राष्ट्रकूट, यानी यहाँ पर आपका शासन कर रहा है पाल वंश, यहाँ पर आपका शासन कर रहा है राष्ट्रकूट वंश, और यहाँ पर आपका शासन कर रहा है तो गुर्जर प्रतिहार वंश। इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष है, तीन तरफा लड़ाई है, तीनों लड़ रहे हैं आपस में। कभी गुर्जर प्रतिहार पाल वंश से लड़ रहा है, कभी पाल वंश राष्ट्रकूट से लड़ रहा है। अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे मजबूत, अच्छा ये तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष किस लिए कर रहे हैं, तो यह तीनों संघर्ष कर रहे हैं किसके लिए, तो यह तीनों संघर्ष कर रहे हैं कन्नौज के लिए। इस संघर्ष की शुरुआत किसने की, तो शुरुआत की थी पाल वंश ने, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला कौन, तो शुरुआत करने वाला वंश था पाल वंश, जिसने सबसे पहले कन्नौज के लिए झगड़ा शुरू किया। सबसे मजबूत अगर कौन है, तो राष्ट्रकूट को बोल दिया गया कि इन तीनों वंशों में सबसे मजबूत सबसे शक्तिशाली कौन है, तो वह है राष्ट्रकूट वंश। लेकिन अंतिम रूप से कन्नौज पर शासन किसका हुआ, या अंतिम रूप से कन्नौज या त्रिपक्षीय संघर्ष को जीता किसने, तो जीता था गुर्जर प्रतिहार ने। अब कई विद्यार्थी, कई बच्चा यह सोच के परेशान हो गया कि गुरुदेव जब सबसे मजबूत राष्ट्रकूट वंश था तो जीता गुर्जर प्रतिहार क्यों, जब पाल वंश ने शुरुआत की सबसे मजबूत राष्ट्रकूट था तो जीतता गुर्जर प्रतिहार क्यों है। तो जरा देखो कि राष्ट्रकूट वंश मजबूत तो था, लेकिन बीच में ही आ जा रही है नर्मदा नदी, तो इनको नर्मदा नदी पार करके बार बार झगड़ा करना या कन्नौज पर लंबे समय तक अधिकार बनाए रखना इनके लिए संभव नहीं था। और सबसे पास कौन पड़ रहा है, तो राजस्थान और गुजरात वाला एरिया किसके पास है, तो गुर्जर प्रतिहार के पास है। यही कारण है कि कन्नौज पर अंत में अधिकार किसका हुआ, तो गुर्जर प्रतिहार का हुआ। सुनना कहानी फिर से, कहा गया कि राजपूतों में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वह किस पर अधिकार जमाने के लिए हुआ था, या किस पर अधिकार जमाने के लिए या युद्ध जीतने के लिए हुआ था, तो वह हुआ था कन्नौज के लिए। उस त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे, तो तीन वंश का मैंने नाम लिया। पहला नाम लिया पाल वंश का। पाल वंश पूरे बंगाल और बिहार यानी कि पूर्वी क्षेत्र में भारत के कब्जा जमाए बैठा है पाल वंश। दूसरा कहेंगे कि दूसरा कौन था, तो दूसरा था आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर नाम से ही लग जा रहा है कि जो गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र पे जो अधिकार जमाए हुए हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं, वो भी अच्छे खासे शक्तिशाली हैं। और सबसे मजबूत इन तीनों में कौन है, तो पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा जमाया हुआ वंश था, और वह वंश था कौन, तो राष्ट्रकूट वंश था। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की, तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की पाल वंश ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से तीनों में सबसे मजबूत कौन था, तो सबसे मजबूत था राष्ट्रकूट वंश। साथ में उस त्रिपक्षीय संघर्ष को जीता किसने, तो आएगा कि गुर्जर प्रतिहार ने जीता, और जीतने का कारण था कि नियरेस्ट वही थे, सबसे पास में वही थे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में सामान्य जानकारी आपको हो गई। अगर यहाँ से प्रश्न आपके सामने बनेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब सारे वंशों के बारे में बता दोगे, और त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण के बारे में या त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप बता दोगे। अब चलता हूँ एक एक वंश को धीरे धीरे डिस्कस किया जाए कि एक एक वंश में से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो एक एक वंश पर आया जाए तो सबसे पहला जो वंश है वह है आपका पाल वंश। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, सेशन समझ में आ रहा हो और आपको लग रहा होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो उस मेहनत का परिणाम केवल आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के रूप में दे सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अग्रिम धन्यवाद पहले से प्रेषित कर देता हूं, जो उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंच गई होगी। चलिए आता हूं, सबसे पहले बात किया जाए किसकी, तो सबसे पहले बात किया जाए पाल वंश की।
पाल वंश। तो अगर पाल वंश की बात किया जाए तो पाल वंश का प्रभावित क्षेत्र कौन सा था या पाल वंश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो हमने पहले ही कह दिया कि पाल वंश फैला हुआ था बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में, कि बंगाल और बिहार वाली बेल्ट। और बंगाल और बिहार जब उस समय की बात करते हो तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इन दोनों को मिला देना और बिहार और झारखंड इन दोनों को मिला देना, यानी एक बहुत बड़ा भूभाग आपको दिखाई देगा जहां पर पाल वंश ने अपने शासनकाल को, साम्राज्य को विस्तारित किया था। पाल वंश की अगर बात किया जाए तो फिर आगे चलते हैं तो पाल वंश का पहला नाम आया कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। यह मूल प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में कई कई बार इस तरीके का प्रश्न पूछा गया। तो याद रखिएगा कि पाल वंश का संस्थापक था कौन, तो उनका नाम था गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। दूसरा जो इनके शासन काल में जो प्रसिद्ध राजा था या प्रसिद्ध नेतृत्व मिला था, प्रसिद्ध राजा था, वह कौन था, तो वह था धर्मपाल। अब धर्मपाल की बात किया जाए कि धर्मपाल क्यों फेमस थे, कि जब संस्थापक गोपाल थे तो धर्मपाल की चर्चा किस लिए हुई, तो धर्मपाल की चर्चा हुई थी सबसे पहले कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा कि 3 विश्वविद्यालयों की चर्चा होती है। एक होता है आपका तक्षशिला, एक होता है नालंदा और तीसरी जो चर्चा होती है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, पहले यह विक्रमशिला बौद्ध विहार हुआ करता था, बाद में यह विक्रमशिला बौद्ध विहार को परिवर्तित कर दिया गया किसमें, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। इससे आपको पता चल रहा होगा कि यह किस धर्म का अनुयायी था, तो यह था आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी, यानी यह बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा था। कौन? धर्मपाल। तीसरा नाम कि हमने क्या कहा कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने करी, तो पाल वंश ने करी। और पाल वंश के किस राजा ने की, तो यह भी याद रखिएगा कि धर्मपाल ही वह राजा था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला शासक कौन था, तो वह भी धर्मपाल था। दूसरी चीज इसके बारे में एक और मानी जाती है कि मिहिर भोज को पराजित करने वाला, मिहिर भोज जो है, मिहिर भोज को पराजित किया किसने, तो यह भी किया धर्मपाल ने। तो ध्यान दीजिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो पाल वंश के शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल। बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, ये साफ पता चल रहा है क्योंकि विक्रमशिला पहले बौद्ध विहार था, बाद में वह विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। तीसरा नाम आया कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत, यानी कि जो कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत तो पाल वंश ने की थी, लेकिन पाल वंश के किस शासक ने की थी, तो वह था आपका धर्मपाल। और चौथा नाम आया कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली या सबसे फेमस राजा माना जाता है मिहिर भोज को, और मिहिर भोज को भी पराजित करने वाला शासक कौन था, तो वह था आपका धर्मपाल। अगला एक और शासक इनके शासन काल में चर्चा में आता है, उसकी भी यहाँ पर चर्चा कर लिया जाए, तो वह थे आपके रामपाल। कौन थे? रामपाल। रामपाल क्यों फेमस हैं, तो रामपाल से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो रामपाल के दरबार में एक नाम आता है जिनका नाम था संध्याकर नंदी। क्या नाम था? संध्याकर नंदी। यह किसके दरबार में थे, तो यह रामपाल के दरबार में थे। और इनकी रचना का नाम अगर पूछ दे तो इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था रामचरित। क्या नाम था? रामचरित। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि पाल वंश जो था वह अंतिम वंश था, वह अंतिम वंश था जिसने बौद्ध धर्म को
प्रश्रय दिया था, सहारा दिया था या फलने फूलने में मदद की थी। तो यह आपका पूरा का पूरा कहानी किसकी? तो पाल वंश की। फिर से सुनिएगा कि पाल वंश संस्थापक कौन था? तो गोपाल थे। सबसे प्रसिद्ध राजा या सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बनते हैं? तो धर्मपाल से बनते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने की? तो भी आंसर आएगा धर्मपाल। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने करी? तो धर्मपाल। मिहिर भोज जो अपने आप को विष्णु का अवतार मानता था, उसको किसने हराया? तो धर्मपाल। और बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यह भी एक प्रश्न बनेगा। फिर पूछ देगा कि संध्याकर नंदी जिसने रामचरित की रचना की थी, रामचरित की रचना करने वाला संध्याकर नंदी पाल वंश के किस राजा के दरबार में था? तो वह भी आंसर क्या आएगा? तो वह थे रामपाल। यानी 3 नाम आपको याद रखने हैं, गोपाल, धर्मपाल और रामपाल। संस्थापक कौन? गोपाल। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत, बौद्ध विहार की स्थापना, बौद्ध धर्म का अनुयायी मिहिर भोज को हराने वाला कौन? तो धर्मपाल। संध्याकर नंदी जिसने रामचरित की रचना की थी, वह किसके दरबार में थे? तो वह दरबार में थे किसके? तो वह दरबार में थे पाल वंश के। तो यह पाल वंश की सामान्य जानकारी जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्जाम में दहाड़ बैच में आपको एकदम दहाड़ने पर मजबूर कर देगी, दहड़वा देगी आपसे एग्जामिनेशन में। ये ध्यान दीजिएगा कि यही वाला सेशनवा उठा करके एकदम प्रश्न बनने वाला है, इसलिए दबा करके इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों मित्रों में जम करके करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे जरूर। आगे चलता हूं, दूसरे वंश की बात करता हूं। बिना समय को गवाए हुए बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस हम लोग बात करेंगे और ज़्यादा समय न लेते हुए अगले वंश की शुरुआत करता हूं। क्या है? तो अगला वंश है आपका गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार यह एक अगला आपका वंश है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भी अपना नाम डाला था, या त्रिपक्षीय संघर्ष में यह भी प्रतिभागी बना था और यह भी आपको बताया गया कि त्रिपक्षीय संघर्ष में जीता भी था। तो सबसे पहले प्रभावित एरिया या किस एरिया में यह थे? तो नाम से ही हमने कहा था कि नाम से ही गुजरात लिख लो। तो राजस्थान और गुजरात वाली जो क्षेत्र थी, यह पूरा का पूरा यह साम्राज्य किसके हिस्से में था? तो यह साम्राज्य था गुर्जर प्रतिहार वंश के हिस्से में। अब थोड़ा सा इनके बारे में कहानी पढ़ा जाए कि ये क्या क्या इनके अंदर विशेषताएं थीं। तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो था वह राजपूतों की उज्जैनी शाखा से आता था। किस शाखा से? तो उज्जैनी शाखा से आता था। दूसरा पूछ दिया जाए प्रश्न कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो की थी इसको नागभट्ट प्रथम। किसने? नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम जो थे वह गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि दंती दुर्ग को पराजित भी किया था। दंती दुर्ग को पराजित किया किसने? तो यह भी किया नागभट्ट ने। यह एक जानकारी हो गई कि नागभट्ट प्रथम कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। और साथ में एक शक्तिशाली कौन था? दंती दुर्ग। अभी अगले वंश में आपको इसकी कहानी भी पता चलेगी। तो दंती दुर्ग को पराजित किसने किया? तो नागभट्ट ने, प्रथम ने। दूसरा एक राजा जो था इनके शासन काल में जो फेमस था वह था नागभट्ट द्वितीय। कौन था? तो नागभट्ट द्वितीय। यह किस लिए फेमस था? तो नागभट्ट द्वितीय की चर्चा होती है कि कन्नौज के, हमने क्या कहा कि गुर्जर प्रतिहार अंतिम वह वंश था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में जीता था। शुरुआत करी पाल वंश ने, सबसे मजबूत था राष्ट्रकूट, लेकिन अंततः जीता कौन? तो अंततः जीता गुर्जर प्रतिहार। और जितवाने वाला शासक कौन था? तो जितवाने वाला शासक था नागभट्ट द्वितीय। कहा गया कि कन्नौज के आयुध वंश को पूरे तरीके से पराजित करने वाला, यानी आयुध वंश को पराजित किसने किया? तो आयुध वंश को पराजित किया नागभट्ट द्वितीय ने। तीसरा गुर्जर प्रतिहार की एक शासक की अभी चर्चा फिर हुई थी और वह शासक थे कौन? मिहिर भोज।
यह भी बड़े चर्चा में रहेंगे। क्यों चर्चा में रहेंगे कि मिहिर भोज कह सकते हैं कि पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा मानते थे, कि मिहिर भोज पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था या सबसे शक्तिशाली राजा था, जो अपने आप को ही विष्णु अवतार मानता था। और साथ में यह भी ध्यान दीजिएगा कि इसने अपने आप को उपाधि भी दे रखी थी, किसकी? वराह की। मिहिर भोज उसी राजा की मैं बात कर रहा हूं कि जो हम लोग कहावत में प्रयोग करते हैं कि राजा भोज हो गए हो, का राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यह सब जो कहावतें बनी हैं वह किस राजा को लेकर के हम लोग चलते हैं? तो मिहिर भोज को ही लेकर के चलते हैं कि मिहिर भोज सबसे शक्तिशाली राजा था, विष्णु का अवतार मानता था अपने आप को, और अपने आप को उपाधि दे रखा था किसकी? तो वराह की। और एक नाम और आता है कि सुलेमान, ध्यान दीजिएगा कि एक नाम आता है सुलेमान, कि सुलेमान नाम का अरब यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो सुलेमान का नाम का अरब यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो आया था मिहिर भोज। तो सुलेमान कौन था? तो सुलेमान था अरब यात्री, यानी अरब से आया हुआ यात्री था, जो किसके दरबार में आया था? तो वह आया था मिहिर भोज के। एक नाम और मिहिर भोज में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न मैंने देखा है कि कई बार बने हैं, वह है राजशेखर। राजशेखर यह एक कवि थे। कौन थे? तो राजशेखर एक कवि थे, जिन्होंने 2 किताबें लिखी। एक किताब थी कर्पूर मंजरी, क्या नाम था? कर्पूर मंजरी। और दूसरी किताब थी काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, इन दोनों किताबों से भी प्रश्न बनते हैं, इसीलिए यहाँ लिखवा दिया कि कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा के आथर या लेखक कौन हैं? तो राजशेखर हैं। और राजशेखर किसके दरबार में लेखन करते थे? तो वह मिहिर भोज। तो यह पूरी कहानी हो गई किसकी? तो यह पूरी कहानी हो गई गुर्जर प्रतिहार वंश की। फिर से सुना जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश ही वह शासन था या वह वंश था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष को जीत करके कन्नौज के आयुध वंश को हरा करके और अंततः कन्नौज पर शासन स्थापित किया। वह वंश था आपका कौन सा? तो गुर्जर प्रतिहार वंश। किस शाखा से लगता था? तो जैनी शाखा से लगता था। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने दंती दुर्ग को हराया था। दंती दुर्ग की भी अभी बात करूंगा। नागभट्ट द्वितीय दूसरे प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने कन्नौज के आयुध वंश को अंततः हरा करके कन्नौज पर अपना पूरे तरीके से कंट्रोल किया। और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है वह है मिहिर भोज से, कि मिहिर भोज सबसे शक्तिशाली राजा था, अपने आप को विष्णु का अवतार मानता था, अपने आप को बराह की उपाधि दी थी। सुलेमान नाम का अरब यात्री इसी के शासनकाल में आया। और साथ में ध्यान देना कि राजशेखर नाम के एक लेखक थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा इन 2 बहुप्रचलित किताबों को लेखित भी किया था, लिखा भी था। किसने? तो राजशेखर ने, जो किसके दरबार के कवि थे? तो वह थे मिहिर भोज के दरबार में कवि। तीसरे शासन पर आता हूं, तो तीसरे शासन पर नाम आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश यह तीसरा शासन है या तीसरा वंश है, जो माना जाता है राजपूतों के त्रिपक्षीय संघर्ष में जो सबसे मजबूत शासन था या सबसे मजबूत वंश था। वह कौन था? तो राष्ट्रकूट था, जो किस एरिया को कवर कर रहा है? तो कर रहा है दक्षिण भारत को। और हारने का कारण भी इसका सुदूर होना था। राष्ट्रकूट सबसे शक्तिशाली थे और जीत भी जाते, संभवतः ये जीत भी जाते, लेकिन राष्ट्रकूट जीते क्यों नहीं? तो न जीतने का कारण यही निकल करके आ गया कि बीच में दक्षिण भारत से जब ऊपर की ओर जाते थे तो बीच में नदी आ जाने की वजह से इनका आवागमन जो है बाधित होता था, पहुंचने में समय लगता था। तो इसलिए अपने साम्राज्य को बहुत दिनों तक संभाल नहीं पाते थे या कन्नौज पर बहुत ज़्यादा दिनों तक अधिकार इनका नहीं रह पाया। खैर, आगे चलते हैं। राष्ट्रकूट के बारे में कुछ चर्चाएं किया जाए तो क्षेत्र उसका बता दिया कि क्षेत्र क्या था? तो दक्षिण भारत। अभी मैंने एक नाम लिया कि नागभट्ट द्वितीय ने हराया था किसको?
तो एक नाम आया था कि नागभट्ट द्वितीय ने हराया था दंती दुर्ग को। वही दंती दुर्ग है जिसको जो संस्थापक माना जाता है किसका, राष्ट्रकूट वंश का। तो पहला नाम हमने लिया कि पाल वंश का संस्थापक कौन, तो गोपाल। दूसरा हमने नाम लिया कि गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन, तो नागभट्ट। तीसरा मैं नाम आपके सामने लिख रहा हूं कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा कि राजधानी, अब कई लोगों के दिमाग में जाएगा कि बाकी दो वंशों की राजधानी तो आपने नहीं बताई, इसकी राजधानी पर क्यों आ रहे हो। तो बाकी लोगों की राजधानी मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि उनकी राजधानियां टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, इसलिए उनसे प्रश्न आते नहीं हैं। बहुत सारे राजधानियों में परिवर्तन हुए हैं। कभी क्लास में अगर पीटी का एग्ज़ाम आप दे लो तो कभी ऑफलाइन क्लास में या कोई नई वीडियो अगर मैं डालूंगा, थोड़ा डीप लेवल पे डालूंगा, तो उसमें एक एक राजधानियों के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन इनकी राजधानी, चूंकि इन्होंने अस्थायी राजधानी अपनी बनाई थी, तो वह थी मान्यखेत। राजधानी का नाम क्या था, मान्यखेत। तो अगर पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, तो वह थी मान्यखेत। राजाओं के बारे में अगर बात किया जाए तो एक राजा इनके यहाँ पर चर्चा में थे कृष्ण प्रथम, दूसरे राजा चर्चा में थे ध्रुव, और तीसरे राजा जो प्रसिद्ध राजा थे वह थे कृष्ण द्वितीय। तो यह मुख्य राजा थे। अच्छा, कृष्ण प्रथम क्यों चर्चा में थे, तो कृष्ण प्रथम इसलिए चर्चा में थे, तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, तो उस एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक कौन था, तो वह थे कृष्ण प्रथम। जो किस वंश से आते थे, तो वह आते थे राष्ट्रकूट वंश थे। तो अगर पूछेगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। दूसरा, ध्रुव की चर्चा क्यों होती है, तो ध्रुव की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि राष्ट्रकूट वंश को शक्तिशाली वंश हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शक्तिशाली वंश इन्हीं के नाम पर रखा गया, क्योंकि ध्रुव वंश का सबसे कुशल योद्धा या सबसे बढ़िया लड़ाका या सबसे कुशल सैन्य प्रशासन किसके शासनकाल में था, तो वह था ध्रुव के शासनकाल में। और इन्होंने ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने के कारण भी नाम आता है ध्रुव का। कि राष्ट्रकूट वंश को एक उपाधि मिली कि तीनों वंशों में सबसे मजबूत वंश था, तो उसका सारा क्रेडिट जाता है किस शासनकाल को या किस राजा को, तो वह जाता है ध्रुव को जाता है। और तीसरा नाम आया कि कृष्ण द्वितीय कौन, तो कृष्ण द्वितीय को भी जाता है कि कृष्ण द्वितीय इसलिए चर्चा में हुए क्योंकि इन्होंने मिहिर भोज को पराजित किया था। मिहिर भोज को पराजित किया था नर्मदा नदी के किनारे। यह पूछा जाता है, कभी कभी प्रश्न बनते हैं। तो मिहिर भोज को पराजित किया था कृष्ण द्वितीय ने, और कहाँ किया था, तो नर्मदा नदी के किनारे पर किया था। तो यह राष्ट्रकूट वंश है। फिर से दोहरा लो प्यारे बच्चों कि संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग। राजधानी क्या थी, तो मानखेत या मान्यखेत। कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ध्रुव सबसे शक्तिशाली योद्धा, सबसे कुशल योद्धा और त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट करने वाला। और कृष्ण द्वितीय की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि कृष्ण द्वितीय ने मिहिर भोज को पराजित किया था। तो यह तीनों वंशों के बारे में जो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो वंश थे, सबका प्रभावी क्षेत्र, सबके संस्थापक, सबके मुख्य राजाओं के बारे में, वह सारी जानकारी आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों रख दी है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि एक भी प्रश्न दाएं बाएं से नहीं आने वाला। ये छोटे छोटे वीडियोस जो आपके बीच में आ रहे हैं, बस रेगुलर बेसिस पर इसको आप देखना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूं कि जीएस में 50 में आप 40+ रहोगे, इतना मैं मेहनत कर दूंगा। तो मेरी मेहनत को आप अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना सहयोग दीजिए। और कैसे देना है, तो कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने निःशुल्क रख दी है मेरे प्यारे बच्चों। दिन भर मेहनत कर रहा हूँ केवल आपके लिए। आपको केवल करना है क्या, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास अपनी तरफ से करना है।
मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।